हाँ जी बच्चा पार्टी, ऑल गुड। आई होप आप सब अच्छा कर रहे होंगे, अपने अपने हिस्से की पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, मैं विपिन एक बार फिर आपके सामने, और आज मैं लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 88 ऑन स्मार्ट रीड वोकैब। एज यूजुअल आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 88 में जो पैसेज हमने आपके लिए पिक किया है इंग्लिश लैंग्वेज का, उसके डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजेस, ईडियम्स या फिर फ्रेजल वर्ब्स को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले फ्रेज के साथ, जो कि है टेक स्टॉक। रेफरेंस क्या है टेक स्टॉक का? 10 years of a national development program such as the SBM is a good time to take stock of its progress and achievements. Okay, meaning क्या है take stock का? Make an overall assessment of a particular situation. यानी कि एक situation का अब एक overall assessment आप निकाल रहे हैं, जायज़ा ले रहे हैं उसका, और समीक्षा कर रहे हैं कि यार जो हम डिसाइड करेंगे उस सिचुएशन में वो आगे सही होगा या नहीं होगा। टिपिकली बिफोर मेकिंग अ डिसीजन लिखा भी हुआ है यहाँ पे, यानी डिसीजन लेने से पहले आप जायज़ा ले रहे हैं चीज़ों का और असेस कर रहे हैं कि आगे क्या सही रहेगा, क्या गलत होगा। अब ये कोई स्टोर की पिक है, कोई स्टोर मैनेजर हो सकते हैं ये, और वो अपने स्टॉक के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं कि पूरा स्टॉक है कि नहीं, फेस्टिवल आने वाला है, ज़्यादा मंगाएं पहले से, जो पेरिशेबल आइटम्स हैं उनको हम कहाँ रखेंगे, कितने रेप्लेनिशमेंट की ज़रूरत है। तो ओवरऑल सारी सिचुएशन को वो असेस कर रहे हैं। उसके बाद असेसमेंट के बाद वो अपने सीनियर मैनेजर्स को या टीम को रिपोर्ट करेंगे कि ये सिचुएशन है, इसके अकॉर्डिंग हमें ये डिसीजन लेना चाहिए। सो बेसिकली ही इज़ टेकिंग स्टॉक ऑफ एवरीथिंग रिलेटेड टू हिज ड्यूटीज़। क्लियर है? टेक स्टॉक ऑफ। और एग्जाम्पल्स हैं, देखते हैं क्या देखते हैं कौन सा सेंटेंस कॉन्टेक्चुअली एंड ग्रामेटिकली करेक्ट है और कौन सा नहीं। हाँ जी, बिफोर मेकिंग एनी मेजर डिसीजंस द बोर्ड डिसाइडेड टू टेक स्टॉक ऑफ द कंपनीज करेंट फाइनेंशियल सिचुएशन। जो बोर्ड है कंपनी का, वो डिसाइड कर रहे हैं कि यार कोई बड़ा डिसीजन लेने से पहले हमें अपनी कंपनी के फाइनेंशियल सिचुएशन को देख लेना चाहिए, असेस कर लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, सही है सेंटेंस। आफ्टर द क्राइसिस इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट टू टेक स्टॉक ऑफ द डैमेज कॉस्ट। क्राइसिस के बाद गवर्नमेंट के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि वो जायज़ा ले, उसका समीक्षा करे जो भी डैमेज हुआ है, कि भाई कितना डैमेज हुआ है और क्या सहायता यहाँ पे देनी चाहिए गवर्नमेंट को। The teacher advised the students to take stock of their progress before preparing for the final exams. टीचर बच्चों को एडवाइस दी उन्होंने कि फाइनल एग्ज़ाम से पहले अपनी प्रिपरेशन को पूरी तरीके से आप असेस कर लें, ठीक है, कहीं कोई कमी ना छूट जाए। ये भी सही है। He took stock of his physics book to learn about quantum mechanics. He took stock of his physics book. No, doesn't make any sense, है ना? जो कॉन्टेक्स्ट है दिया हुआ है यहाँ पे, उसके रेफरेंस में टेक स्टॉक ऑफ का कोई सेंस नहीं बन रहा है यहाँ पे। बात करते हैं सिनोनिम्स की। रिव्यू करना, असेस करना, एवेल्युएट करना, जायज़ा लेना, समीक्षा करना। और एंटोनिम्स की बात करें तो ओवरलुक करना, यानी कि नज़रअंदाज करना, इग्नोर नज़रअंदाज करना, नेग्लेक्ट नज़रअंदाज करना। तो ये सारे एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे। हाँ जी, नेक्स्ट वर्ड इज शर्क। रेफरेंस क्या है? फर्स्टली द प्राइम मिनिस्टर वॉज नॉट शर्किंग फ्रॉम ब्रिंगिंग आउट द हिदरटू टैबू टॉपिक ऑफ सैनिटेशन फ्रॉम द क्लोजेट। काफ़ी कुछ मिल गया यहाँ पे हमें। पहला यहाँ पे फ्रेज मिला ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का जो यहाँ पे मीनिंग है वो है रिवील करना, यानी कि सामने लाना। ब्रिंग आउट का ही कॉन्टेक्स्ट होता है जब कोई कंपनी किसी नए प्रोडक्ट को लाने की बात करती है। द कंपनी इज प्लानिंग टू ब्रिंग आउट अ न्यू प्रोडक्ट नेक्स्ट मंथ। और एक दो और कॉन्टेक्स्ट होते हैं, अभी आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, पर ब्रिंग आउट एक बहुत ही जनरल सा फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब है। सो हाँ, हिदरटू हम डिस्कस कर चुके हैं किसी प्रीवियस लेक्चर में। एडवर्ब होती है, इसका मतलब होता है अभी तक का। टैबू अभी आगे आएगा इसमें, अच्छा वर्ड है। सैनिटेशन, साफ सफाई, उसको हम बोलते हैं। और एक और इडियोमेटिक एक्सप्रेशन यहाँ पे मेंशन है, फ्रॉम द क्लोजेट। फ्रॉम द क्लोजेट बेसिकली जो एक्चुअल इडियम है वो है कम आउट ऑफ क्लोजेट, कम आउट ऑफ द क्लोजेट। इसका मतलब होता है कोई चीज़ जो अभी तक छुपी हुई थी वो बाहर आए, है ना। खास करके जैसे कोई रिलेशनशिप हो या कोई बात हो मन में, आपके कोई फीलिंग हो, आप दबाए बैठे हैं उसको बहुत टाइम से, एंड इट केम आउट ऑफ द क्लोजेट नाउ, यानी अब बाहर आई, है ना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो फ्रॉम द क्लोजेट वही यहाँ पे मेटाफोरिकली यूज़ हो रहा है कि वो सामने आया अब, ठीक है। अभी हम शर्क की बात करते हैं। मीनिंग क्या लिखा है शर्क का? अवॉइड और कीप अवे फ्रॉम वर्क, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्पेशली इफ दे आर डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट। अगर काम या आपकी जिम्मेदारियां और ख़ास करके वो ऐसी हों जहाँ थोड़ी सी वो डिफ़िकल्ट हो या अनप्लेजेंट हो, तो आप उनको अवॉइड करें, एक तरीके से कतराएं उनसे, टरकाएं उनको, निगलेक्ट करें, अवॉइड करें,
तो हम यूज़ करते हैं वर्ब शर्क, ठीक है, कतराना। सो मेहनत से कतराना नहीं है। स्मार्ट रीड की बात करें तो हम 88 नंबर की एक्सरसाइज पे पहुंच गए हैं आज। कायदे से जो लोग फर्स्ट डे से जुड़े हैं उनको 88 नंबर पे होना चाहिए, पर बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत पीछे हैं बिकॉज दे आर शर्किंग अवे फ्रॉम अटेम्प्टिंग रेगुलर ड्रिल्स ऑन डेली बेसिस। शर्क करना मतलब टाल रहे हैं, कतरा रहे हैं कि यार थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इतने सारे वर्ड्स के इतने सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं सामने, फिर हमें पैसेज भी अटेम्प्ट करना पड़ता है, फिर हम पैसेज के क्वेश्चंस को हमें सर से डिस्कस भी करना होता है, उसमें क्रिटिकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं। अरे बाप रे, इतना सारा काम। सो आगे देखेंगे, है ना। तो अगर ये एटीट्यूड है तो चीज़ें छूटेंगी। सो हमें मेहनत से कतराना नहीं है। जो लोग कर रहे हैं डेली बेसिस पे उनको डेफिनेटली फ़ायदा हो रहा है, और मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप रोज़ बिल्कुल रिलीजियसली जो आपसे बोला जा रहा है आप उसे अटेम्प्ट करें तो डेफिनेटली आपको भी फ़ायदा होगा, प्रोवाइडेड जो मैं बोल रहा हूँ वो आप करें, ठीक है। और एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं यहाँ पे शर्क के कॉन्टेक्स्ट में। वर्क प्लेस अकाउंटेबिलिटी। Several government employees are accused of shirking their responsibilities by skipping important meetings and neglecting their project deadlines, which led to a significant delay in the public welfare schemes. बात हो रही है कई सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनके ऊपर आरोप लगते रहते हैं कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से पीछे हटते रहते हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को टालते रहते हैं, कतराते रहते हैं। बाय स्किपिंग इंपॉर्टेंट मीटिंग्स एंड नेगलेक्टिंग प्रोजेक्ट डेडलाइंस। मीटिंग्स अटेंड नहीं करते और प्रोजेक्ट डेडलाइंस जो उनको मिलती हैं उनको नेगलेक्ट कर देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या लिखा है पब्लिक सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में। डिस्पाइट द ग्रोइंग प्रेशर फ्रॉम द पब्लिक, म्यूनिसिपल वर्कर्स वर फाउंड टू बी शर्किंग देयर ड्यूटीज, कॉजिंग सीवियर सैनिटेशन प्रॉब्लम्स इन द सिटी। बहुत सारे पब्लिक सर्वेंट्स जो होते हैं, खास करके म्यूनिसिपल जो वर्कर्स होते हैं, वो जो काम उनको मिले हैं, जो ड्यूटीज़ उनको मिली हैं साफ़ सफाई से रिलेटेड, वो उनको शर्क करते रहते हैं और इसलिए शहर गंदे बने रहते हैं, ठीक है। एजुकेशन सेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखा है। टीचर्स इन सम रूरल स्कूल्स वर रिपोर्टेड टू बी शर्किंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बाय नॉट कंडक्टिंग रेगुलर क्लासेस, सीवियरली इम्पैक्टिंग द एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट। बहुत सारे स्कूल टीचर्स खास करके रूरल एरियाज़ में प्राइमरी स्कूलिंग की अगर बात करें तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शर्क करते रहते हैं, यानी उससे कतराते रहते हैं, कभी जाते नहीं हैं, जाते हैं तो सो जाते हैं क्लास में, और बच्चों से बस ऐसे ही मस्खरी करते रहते हैं, पढ़ाते नहीं हैं ठीक से। सो एजुकेशन सेक्टर में ये चीज़ बहुत इम्पैक्ट कर रही है बच्चों के भविष्य को, ठीक है। सो ये तीनों एग्जाम्पल थे शर्क के कॉन्टेक्स्ट में, और 4 सेंटेंसेस हैं, देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत। ही ऑलवेज ट्राइज टू शर्क हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज व्हेन इट कम्स टू हाउस होल्ड चोर्स। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट जाता है। जब अगर हम बात करें घर के कामों की तो वो अक्सर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागता है। सही है सेंटेंस। एम्प्लॉयज़ हु कंसिस्टेंटली शर्क देयर ड्यूटीज में फेस डिसिप्लिनरी एक्शंस। जो एम्प्लॉयज़ लगातार अपनी ड्यूटीज से पीछे हट रहे हैं, कतरा रहे हैं उनको काम उनको करने से, तो उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शंस हो सकते हैं कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से। द ट्रेनर फोर्स देम टू शर्क डेली एक्सरसाइजेज एज पार्ट ऑफ द फिटनेस रिजीम। ट्रेनर ने उनको मजबूर किया डेली एक्सरसाइज से हटने के लिए। गलत बात है ना, अगर फिटनेस रिजीम की बात हो रही है तो ट्रेनर ऐसा क्यों बोलेंगे। सो ऑपोजिट बातें हो रही हैं आप, इसीलिए सेंटेंस गलत है। You can't just shirk your duties and expect someone else to do the work for you. बिल्कुल सही बात है। आप अपनी ड्यूटीज़ को शर्क कर लें और आप एक्सपेक्ट करेंगे कोई और आपका काम कर देगा। सो ये क्या है, मतलब आप नहीं कर सकते, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया शर्क का मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट। सिनोनिम्स की बात करें तो अवॉइड, इवेड बचना, डॉज बचना, साइड स्टेप साइड हो जाना, यानी कि आप डायरेक्ट सामना नहीं करना चाह रहे हैं। लो यहाँ पे वर्ड आ भी गया, कन्फ्रंट यानी सामना करना, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो शोल्डर करना है उसको सामने से फेस करना है आपको। फुलफिल, जो काम मिला है उसको पूरा करना, परफॉर्म यानी पूरा करना। सो ये एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड इज टैबू। रेफरेंस क्या है टैबू का? ये वही रेफरेंस है जो अभी पढ़ा था हमने, बिल्कुल वहाँ पे आया था ये। मीनिंग क्या है टैबू का? अ सोशल और रिलीजियस कस्टम प्रोहिबिटिंग और रेस्ट्रिक्टिंग अ पर्टिकुलर प्रैक्टिस। समाज के कॉन्टेक्स्ट में या धर्म के कॉन्टेक्स्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक सर्टेन सोसाइटी में बोला जाता है कि इन पे बात ना की जाए, है ना, अवॉइड की जाए, क्योंकि ये सही नहीं है। उस पर्टिकुलर सोसाइटी में ऐसा माना जाता है, ठीक है। और एक तरीके की प्रैक्टिस को रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि ये चीज़ सही नहीं है, ऐसे मुंह पे उंगली रखे, गंदी बात, इसके बारे में बात नहीं करनी, ठीक है, अवॉइड कर देना, अनसुनी कर देना अगर जब भी सामने आए, ठीक है।
अब ये बातें कौन सी होती हैं, किस टाइप की होती हैं? एग्जाम्पल के तौर पर अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में खास करके नॉर्थ इंडिया की बात करें, तो पहला हो गया टॉकिंग अबाउट सेक्स. डिस्कशंस अराउंड सेक्स एंड सेक्सुअलिटी आर ऑफन कंसिडर्ड टैबू in many parts of India, especially conservative settings. It's seen as inappropriate to talk about sexual topics openly. कई बार छोटे बच्चे, टीनेजर्स अपने माता पिता से पूछ लेते हैं, मम्मी मैं कैसे पैदा हुआ, पापा मैं कैसे पैदा हुआ. अब माँ बाप या तो उनको उनकी बातों को अवॉइड कर देते हैं या इस तरीके के जवाब दे देते हैं कि एक परी आई और मम्मी के पेट में आप आ गए और फिर आप आ गए बाहर 9 महीने बाद. तो ये जो चीज़ें होती हैं, आप अगर उस बच्चे को क्लियरली नहीं बताएंगे कि एक्चुअली क्या प्रोसेस होता है और किस तरीके से एक बच्चा गर्भ में आता है, तो उसके दिमाग में फिर कोई और बातें डालेगा ऑब्वियसली. सो सेक्स एजुकेशन इसीलिए इम्पॉर्टेंट होती है, खास करके टीनेजर्स के लिए, है ना. आप अवॉइड नहीं कर सकते, आप वर्ड्स को ध्यान से चूज़ करके कुछ अलग तरीके से बट सही इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है. और दूसरा एग्जाम्पल, मेंस्ट्रुएशन. मेंस्ट्रुएशन इज़ अ मेजर टैबू इन इंडिया सोसाइटी. In many households, women are not allowed to enter temples or kitchens during their periods as they are considered impure. ये भी बिल्कुल एक कह सकते हैं रियलिटी हमारे इंडिया में. जो लड़कियों के, औरतों के जो मेंस्ट्रुएशनल साइकिल्स होते हैं, जो पीरियड्स होते हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता. इवन एक पर्सनल एग्जांपल शेयर करना चाहूँगा. मैं एक बार अपनी वाइफ के लिए ये जो पैड होते हैं, सैनिटरी पैड, वो लेने गया. तो जो केमिस्ट शॉप वाला था, उसने एकदम से ऐसे छुप के, जैसे ना मैं कुछ पता नहीं कौन सी ड्रग मांग रहा हूँ उससे, ऐसे छुप के काली पोलोथिन में मेरे को दे रहा है. मैं क्या भाई, क्या रख ले अपने पास पोलोथिन, मैं क्या खरीद रहा हूँ. मतलब ऐसे ही उसने शो किया जैसे मैं पता नहीं कौन सी इलीगल ड्रग वहाँ पे खरीद के अपने घर पे ले जा रहा था. सो ये क्या है, ये चीज़ ये है कि ये चीज़ दर्शाती है कि हम कितने पिछड़े हैं सोच में. अभी तक हम पीरियड्स पे खुल के बात ही नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण कितनी सारी लड़कियों को इन्फेक्शन होते हैं, फिर उनको टीबी होती है ओवरीज़ में, और आगे चल के कितनी प्रॉब्लम्स होती है, ये किसी को नहीं पता. एंड कोई बात नहीं करना चाह रहा बिकॉज इसको हम टैबू मान के चल रहे हैं, ठीक है. सो होना नहीं चाहिए पर है. डिवोर्स इज ऑफन लुक डाउन अपॉन, स्पेशली फॉर women. इट कैन कैरी अ सोशल स्टिग्मा एंड डिवोर्स्ड इंडिविजुअल्स मे फेस डिस्क्रिमिनेशन और आइसोलेशन इन सम कम्युनिटीज़. इसी तरीके से डिवोर्स को भी हम टैबू मानते हैं. भले ही हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाह रहे हो, दिन रात लड़ाई हो रही है, पर नहीं, डिवोर्स की जहां बात आ गई, नहीं डिवोर्स नहीं ले सकते आप. एक बार शादी हो गई तो डिवोर्स नहीं ले सकते. हमारे यहाँ नॉर्थ में खास करके इस तरीके की बातें होती हैं, जिसके कारण गुट के लोग अपना जीवन बिताते हैं. और अक्सर हम सुसाइड के रूप में देखते हैं कि सुसाइड कर लिया तो हस्बैंड ने या वाइफ ने, क्योंकि जो परिवार वाले हैं वो डिवोर्स को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, वो सुनना ही नहीं चाह रहे डिवोर्स को, ठीक है. सो अगेन डिवोर्स भी एक टैबू के तौर पर देखा जा सकता है और नाउन है टैबू वर्ड, ठीक है. यहाँ पे 4 सेंटेंसेस देखते हैं, कौन से सही है कौन सा गलत. द टॉपिक ऑफ मेंटल हेल्थ यूज्ड टू बी अ टैबू बट इट्स मोर ओपनली डिस्कस नाउ. हाँ, मेंटल हेल्थ के बारे में जब भी पहले कोई बोलता था कि भाई मैं डिप्रेस्ड हूँ या मुझे एंग्जाइटी हो रही है, तो सर ये भी कुछ होता है क्या? हाँ, कुछ नहीं होता ये. बट आज की डेट में मेंटल हेल्थ को सच में एक इशू माना जा रहा है और ओपनली इसको डिस्कस भी किया जा रहा है. सो ये पहले टैबू माना जाता था, ठीक है. The taboo on innovation led to many groundbreaking ideas being embraced by the company. Doesn't make any sense. Taboo on innovation. कोई सेंस नहीं बन रहा है यहाँ. In some cultures, it is a taboo to wear shoes inside the house. कुछ कल्चर्स ऐसे हैं, कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पे घरों के अंदर आप शूज़ नहीं पहन सकते. टैबू है, यानी एक तरीके से निषेध है, मनाही ही है, नहीं कर सकते. In the past, divorce was considered a taboo subject and rarely discussed openly. बिल्कुल सही बात है. आज भी है, ठीक है, बहुत सारे घरों में आज भी है. सो ये कॉन्टेक्स्ट और यूजेज हमारे लिए टैबू के कॉन्टेक्स्ट में अभी हम डिस्कस करते हैं. सिनोनिम्स, प्रोहिबिशन, निषेध, प्रेस्क्रिप्शन. प्रोस्क्राइब हम डिस्कस कर चुके हैं किसी प्रीवियस लेक्चर में, उसी का नाउन वर्जन है प्रोस्क्रिप्शन. इंटरडिक्शन अगेन निषेध, किसी काम के लिए मनाही. प्रोहिबिशन एक ही जैसे हैं तीनों. एंटोनिम्स की बात करें तो अलाउंस, यानी कि आप अलाउ कर रहे हैं एक तरीके से. एक्सेप्टेंस, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं. एनकरेजमेंट, हाँ, उसको बढ़ावा दे रहे हैं कि नहीं, हमें इसको छुपाना नहीं है, इसको और डिस्कस करना है, इनकरेज करना है, ठीक है. नेक्स्ट, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं या फ्रेजल वर्ब भी कह सकते हैं. फॉलो सूट. रेफरेंस, वंस स्टेट्स लाइक हिमाचल प्रदेश, केरला, उत्तराखंड एंड हरियाणा डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स ODF, अदर स्टेट्स फॉलोड सूट. फॉलो सूट का क्या मतलब होता है? टू डू द सेम थिंग एज समवन एल्स हैज डन. पद चिन्हों पर चलना, किसी के
पद चिन्हों पर चलना। कोई ने किसी ने कुछ ऐसा काम किया, अब आप उसकी नकल कर रहे हैं पॉजिटिवली नेगेटिवली, पर आप उसी की तरह कर रहे हैं तो आप फॉलो सूट कर रहे हैं, यू आर फॉलोइंग सूट। एग्जाम्पल्स, क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स। When Gujarat successfully implemented solar energy projects in rural areas, other states like Rajasthan and Madhya Pradesh followed suit by launching similar renewable energy programs. गुजरात ने जब एनर्जी प्रोजेक्ट, सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स अपने स्टेट में लॉन्च किए, खास करके रूरल एरियाज़ में, तो बाकी स्टेट जैसे कि राजस्थान और मध्य प्रदेश ने भी अपने स्टेट्स में वो चीज़ इम्प्लीमेंट की। सो ये फॉलो सूट का एक एग्जाम्पल हो सकता है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कॉर्पोरेट इनिशिएटिव्स। After a major IT company introduced flexible work from home policies, several other Indian firms followed suit, recognizing the benefits of the process. एक IT कंपनी ने जब अपने ऑफिस में या अपनी कंपनी में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क फ्रॉम होम पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट की, तो बाकी कई सारी कंपनीज़ ने उनकी नकल की और अब उन्होंने भी अपनी कंपनीज़ में वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दे दिया अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। 4 सेंटेंसेस देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत। When the first person stood to leave, the rest of the guests decided to follow suit. अब एक बंदा उठ गया जाने के लिए तो बाकी गेस्ट भी उठ गए, तो उन्होंने भी नकल की, वो भी चलने लगे। After their competitor reduced prices, the company had no choice but to follow suit. कोई कॉम्पिटिटर है, उसने अपने प्राइस डाउन किए तो भाई जो बाकी कंपनी है उसको भी लगा कि हमें भी डाउन करने पड़ेंगे क्योंकि अब कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट तो बिल्कुल सेम है। The new policy was successful in one department, so other departments decided to follow suit. एक कंपनी है, एक पॉलिसी सक्सेसफुल हुई किसी एक डिपार्टमेंट में, तो बाकी डिपार्टमेंट्स ने भी उसकी नकल करने की कोशिश की और बोला कि हम भी इसी तरीके से काम करेंगे, इसी तरीके से हम भी ट्राई करेंगे कि हम अपने अपने डिपार्टमेंट में हम जो पॉलिसी लेके आए वो सक्सेसफुल हो। ये भी सही है। He followed suit by walking his dog at the same time every morning. Doesn't make any sense. चलिए बात करते हैं synonyms की। emulate नकल करना, imitate नकल करना, copy नकल करना। सो तीनों एक जैसे हैं मीनिंग में। एंटोनिम्स की बात करें तो अपोज, यानी एक तरीके से आप किसी को बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं, उसकी हर चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, और यहाँ पे आप अपोज कर रहे हैं, नहीं मैं आपके जैसा नहीं करूँगा। डिविएट यानी कि मुड़ जाना, किसी दूसरे पाथ पे चले जाना, डिविएशन है ना। सो डिविएशन का मतलब होता है भटकाव, एक तरीके से भटकाव भी बोल सकते हैं। जब जैसे एक लाइन ऐसी है, ये दूसरी लाइन है, अब तीसरी लाइन डिविएट हो गई इस तरफ, इस डायरेक्शन। सो डिविएट यानी मुड़ जाना दूसरी डायरेक्शन में, ठीक है। दैट्स इट बच्चा पार्टी। अब आपको क्या करना है, यू नो वेरी वेल, हर एक वर्ड या जो भी एक्सप्रेशंस हमने डिस्कस किए उन पे बनाने हैं आपको अपने खुद के सेंटेंसेस, हर एक पे एक सेंटेंस, और सेंटेंसेस का जो ग्रुप बने आपका उसको एक सिंगल कमेंट के तौर पे ड्रॉप कर देना है इस वीडियो लेक्चर के कमेंट सेक्शन में। मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आप ऐसा करते हैं तो सबसे ज़्यादा आप लर्न करते हैं। दूसरा काम, मैं अवेलेबल हूँ टेलीग्राम पे, दिस इज़ माई यूज़र नेम ऑन टेलीग्राम। जिन भी बच्चों ने स्मार्ट रीड कोर्स परचेज कर लिया है और अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करें और मैं शेयर करूंगा हमारे ग्रुप का लिंक आपके साथ। ग्रुप ज्वाइन करें, बिकॉज एक्चुअल डिस्कशन, मेंटरशिप सब कुछ वहीं पर हो रहा है। तीसरा काम, पूरा लेक्चर आपने देखा, लेक्चर नंबर 88। अब आपको जाना है स्मार्ट रीड कोर्स के डैशबोर्ड पे और अटेम्प्ट करनी है स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 88 विद अटमोस्ट फोकस ऑफ योर्स। अटेम्प्ट करने के बाद आपको पिक करनी है आपकी आरसी स्पीड क्या रही इस एक्सरसाइज में और आपका आरसी लेवल क्या रहा। दोनों के स्क्रीनशॉट्स लेके ड्रॉप करने हैं हमेशा की तरह हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में, सो दैट आई कैन चेक, आई कैन असेस, आई कैन गेज योर परफॉर्मेंस एंड देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू अकॉर्डिंगली। मैं विपिन आपसे मिलता हूँ एक नए लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ। टेक केयर।